आप सभी का हमारे YouTube चैनल द आरजीएम में स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं लोहे का निष्कर्षण। क्लास 12th के सिलेबस में बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, किसी बोर्ड में जो है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें कई निष्कर्षण पढ़ने हैं, कई धातुओं को उसके अयस्कों से प्राप्त करना पढ़ना है, जिनमें कि आज हम चर्चा कर रहे हैं लोहे का निष्कर्षण। देखिए, निष्कर्षण की क्रिया थोड़ी लंबी होती है, कई स्टेप्स होते हैं, बच्चों को याद करने में थोड़ी कठिनाई तो होती है, लेकिन मैं इसे और अधिक सामान्य और सरल बना करके आपको बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि किसी भी धातु का जब निष्कर्षण लिखना हो, किसी भी धातु के मुख्य अयस्क से उस धातु की प्राप्ति का उल्लेख करना हो, तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं कि उस धातु के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैं आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको लिखना होगा, सबसे पहली पंक्ति, कई जगहों पर तो लोग मेंशन कर देते हैं कि इस धातु का संकेत क्या है, परमाणु संख्या क्या है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए, लोहे के प्रमुख अयस्क, सबसे पहली पंक्ति आप लिखेंगे कि जिस किसी धातु का निष्कर्षण आपको लिखना हो, उस धातु के प्रमुख अयस्क निम्नांकित हैं। जैसे देखेंगे आप, यहां पर हमने लिखा लोहे के प्रमुख अयस्क निम्नांकित है। यहां पर आपको ऐड कर देंगे आप कि लोहे के प्रमुख अयस्क निम्नांकित हैं। सबसे पहली पंक्ति, यदि आपको कॉपर का पूछा जाता तो आपको लिखना था कॉपर के प्रमुख अयस्क निम्नांकित हैं। हमने इनमें से 5 अयस्कों के नाम लिखे हैं: हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पायराइट FeS2। और ध्यान देना हमारे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना कौन है? आयरन पायराइट को ही हम लोग मूर्खों का सोना कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास है कॉपर पायराइट, सीडेराइट और हमारा है लिमोनाइट। लिमोनाइट को स्पेसिफिक आयरन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पायराइट FeS2, कॉपर पायराइट CuFeS2, सीडेराइट FeCO3, लिमोनाइट Fe2O3 into 3H2। इस प्रकार सबसे पहला काम हमें करना है कि जिस किसी भी धातु का निष्कर्षण यदि लिखना हो, तो पहली पंक्ति में लिखेंगे इस धातु के प्रमुख अयस्क निम्नांकित है, यानी कि इस धातु का प्रमुख अयस्क जो है कौन कौन सा है। इसमें से 2-4 लिख देंगे, हमने इसमें 5-6 लिख दिया इसका। अब इसमें से उसके बाद की पंक्ति होगी नीचे, नीचे हम लिखेंगे कि जैसे कि लोहे की बात कर रहे हैं तो 5 से तो करेंगे नहीं, तो यहां हम लिखेंगे लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क द्वारा होता है। तो लोहे का निष्कर्षण जो है मुख्यतः हेमेटाइट अयस्क द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है? तो यहां लिखेंगे मुख्यतः हेमेटाइट अयस्क द्वारा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ये बात समझ चुके होंगे। किसी भी धातु का जब निष्कर्षण लिखना हो तो उसका एक डिफिनिट पैटर्न है। उसमें सबसे पहली पंक्ति हम क्या लिखेंगे कि इस धातु के प्रमुख अयस्क निम्नांकित हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने लिखा लोहे के प्रमुख अयस्क निम्नांकित हैं: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और लिमोनाइट। ये हमारे 6 हैं। और इनमें से इसका जो निष्कर्षण होता है मुख्यतः किसके द्वारा करते हैं हम लोग? हेमेटाइट के द्वारा करते हैं। बात समझ में आ रही होगी हमारी। अब देखिए, अब किसी भी धातु के निष्कर्षण के दौरान सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम तो हमको लिखना है उसके प्रमुख अयस्कों के बारे में। इसके बाद जो है, जो हर किसी में कॉमन है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। दूसरा कार्य है कि हर किसी अयस्क का सांद्रण होना। सांद्रण मतलब क्या? सांद्रण कहने का मतलब अयस्क से अपयस्क को दूर करना। और यह जो अयस्क से अपयस्क को दूर करने की क्रिया है, यह हर किसी धातु के निष्कर्षण में होती ही है। तो आप देख रहे हैं कि हम हेमेटाइट से निष्कर्षण कर रहे हैं। तो हेमेटाइट में जो है हमारे पास हेमेटाइट कैसा अयस्क है? यह ऑक्साइड अयस्क है।
और इसके ऑक्साइड अयस्क होने के कारण इसका जो सांद्रण होता है वह गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा होता है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है? तो इसमें क्या करते हैं कि जो चूर्णित अयस्क है, जो अयस्क के चूर्ण है, उनको पहले एक स्टैंपिंग मिल में डाल करके चूर्णित किया जाता है और उस चूर्णित अयस्क को हम लोग जल की तेज धारा में धोते हैं, जहां अयस्क के कण भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं, जबकि अपअयस्क के कण क्या होते हैं? हल्के होने के कारण जल की तेज धारा के साथ बह जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यह एक ऑक्साइड अयस्क है और इस कारण हम यहां पर क्या लिखेंगे इसे? इसके लिए हम लिखेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण। इसका सांद्रण किस विधि से करेंगे? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि जो हमारे पास चूर्णित अयस्क होते हैं उनको जल की तेज धारा में धोया जाता है, अयस्क के कण हल्के होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं, जबकि अपअयस्क के कण क्या होते हैं? अयस्क के कण भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं, जबकि अपअयस्क के कण हल्के होने के कारण तैर करके दूर निकल जाते हैं। इस प्रकार उसमें जो रेत और मिट्टी जैसी अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों काम हर किसी के निष्कर्षण में होगा। तीसरा कार्य है जो कि उष्मीय धातु कर्म यदि हो रहा होगा तो निश्चित रूप से होगा, यदि उष्मीय धातु कर्म ना हो तो नहीं होगा। जैसे कि आप देखेंगे कॉपर, जिंक और लोहा, इन तीनों के निष्कर्षण में हमारे पास तीसरा स्टेप आएगा, वो है भर्जन या निस्तापन। कौन सा स्टेप आएगा? भर्जन या निस्तापन। इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा है। भर्जन क्या है? भर्जन कहने का मतलब है कि किसी भी सांद्रित अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म करना, और निस्तापन कहने का मतलब है वायु की सीमित मात्रा में गर्म करना। तो ये तीनों स्टेप जो है, इन्हें ये तीसरा स्टेप आप देखेंगे, लोहा हो, कॉपर हो या जिंक हो, इन तीनों में कॉमन है। सबसे पहला प्रमुख है, ये सब में कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है, सांद्रण सबके लिए कॉमन है। भर्जन और निस्तापन की हम बात कर रहे हैं तो यह केवल जिनमें उष्मीय धातु कर्म होगा उनके लिए है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर भर्जन करवाते हैं। भर्जन क्यों करवाते हैं और भर्जन के दौरान होता क्या है? देखिए, हम यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे तीसरा स्टेप, सॉरी ये हो जाएगा हमारा इसका सांद्रण। तो दूसरा स्टेप हमारा देखिए, तो ये हमारा भर्जन लिखेंगे। भर्जन में क्या लिखेंगे? देखिए, भर्जन में होगा कि हम क्या लिखेंगे? सांद्रित अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म किया जाता है। तो गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन या जारण कहलाती है। इसी को हम लोग जारण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस क्रिया के दौरान होता क्या है? तो जो क्रियाएं होती है हमने उसको स्टेप वाइज कर दिया है ताकि हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहली चीज देखिए, यदि हम किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो क्या करेगा? उसमें से जो नमी है, जो जल के कण हैं, जो जल के अंश हैं, वो क्या हो जाएंगे? वाष्पित हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम, इसमें नमी जैसी जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाएंगी। यदि वह कार्बोनेट अयस्क होगा तो वह टूट करके क्या दे देगा? ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। यहाँ 3H2O है, ये हमारा जो है वाष्प बन करके उड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहला काम होगा कि नमी और भाप जो है वो क्या हो जाएंगे? वह वाष्पित हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा कि इनमें जो अशुद्धियां होती हैं, सल्फर, फास्फोरस और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां, ये इन अयस्कों में पाई जाती है। तो जब इनको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान क्या होता है? तो इनको जब कभी हम गर्म करते हैं तो ये अपने ऑक्साइड में बदल जाते हैं और वाष्पित हो जाते हैं। क्या समझा आपने? भर्जन की क्रिया के दौरान सबसे पहले नमी जैसी वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। दूसरा कि इनमें जो है क्या होता है? सल्फर, फास्फोरस एवं आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां अपने ऑक्साइड में बदलकर वाष्पित हो जाती हैं। और तीसरा जो है क्या होता है? देखिए, जैसा कि यदि यहां पर कुछ कण हो गए फेरस ऑक्साइड के, तो ये फेरस ऑक्साइड के कण फेरिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। फेरस ऑक्साइड यहां संयोजकता 2 है, फेरिक ऑक्साइड संयोजकता 3 है।
तो फेरस ऑक्साइड के कण फेरिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। और सबसे जरूरी बात कि अयस्क संरद्र हो जाता है, अयस्क भुरभुरा हो जाता है, अयस्क हल्का हो जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे, इसके बाद यह क्या किया हमने, भर्जन। इसके बाद देखिए हमारा जो चौथा टर्म होता है यहाँ पे, जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म्स में से एक है, ठीक है। यदि उसमें धातु कर्म की क्रिया है तो यहां पर होगा प्रगलन। और ध्यान दें हमारे नौनिहालों कि यहां पर जो ये प्रगलन की क्रिया है, इसको अंग्रेजी में स्मेल्टिंग कहते हैं। ये जिंक, कॉपर और जिंक हो गया, कॉपर हो गया और लोहा, इन तीनों के निष्कर्षण में यह क्रिया अपनाई जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा जो अगला स्टेप है वो है प्रगलन। तो हम लोग देख रहे थे, इससे पहले हमने अयस्क का भर्जन कर लिया था, और भर्जन से जो अयस्क हमें प्राप्त हुआ उसे हमने क्या कहा, भर्जित अयस्क कहा। इससे पहले भर्जन की क्रिया के दौरान क्या क्या हुआ ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए इसके बाद का जो हमारा स्टेप है ये प्रगलन। प्रगलन में कर्मा क्या है, प्रगलन में होता क्या है। तो जो प्रगलन की क्रिया होती है यह एक विशेष भट्ठी में होती है, इसे वात्या भट्ठी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। ध्यान देंगे यह इसे ब्लास्ट फर्नेस क्यों कहते हैं। यह एक ऐसी भट्ठी है जिसमें हवा के द्वारा जो है क्या क्या आता है, गर्म करने का कार्य होता है। इस कारण इसे वात्या भट्ठी भी कहते हैं। वास्तव में यह एक बहुत बड़ी भट्ठी होती है। लगभग इसका आकार जो है 25 फीट से लेकर के 60 फीट तक हो सकता है। और इसका जो व्यास है जो आप देख रहे हैं वह व्यास भी लगभग 8 से 10 फीट तक का होता है। इसमें होता क्या है कि एक बड़ी चिमनी नुमा आकृति होती है इसकी, और यह इस्पात का बना होता है, लेकिन इसके आंतरिक हिस्से में अग्निशह ईंटें, ऐसी ईंटें होती हैं जो कि आग को सह सकती हैं। ऐसी ईंटों को हम लोग क्या कहते हैं, अग्निशह ईंटें कहते हैं। अग्निशह ईंटें इसके अंदर में लगी होती है, ठीक है। अब होता क्या है, तो प्रगलन के दौरान क्या है, तो आपको लिखना क्या है, ये तो हमने इसकी कहानी सब बताई कि वात्या भट्ठी कैसा। आपको क्या लिखना है, आपको सारी चीजें नहीं लिखनी है, सिलेक्टेड चीजें लिखनी है। तो प्रगलन में क्या होगा, तो प्रगलन की क्रिया वात्या भट्ठी में करवाई जाती है, ठीक है। वात्या भट्ठी के बारे में आप लिखें तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखे तो भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं। वात्या भट्ठी क्या है, तो एक वात्या भट्ठी लगभग 25 से 60 फुट ऊंची एक चिमनी नुमा भट्ठी होती है, जिसमें हवा की सहायता से क्या क्या आता है, गर्म किया जाता है। और इसके आंतरिक दीवार जो होती है वह अग्निशह ईंटों की बनी होती है। इतना लिख देना मेरे विचार से काफी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां पर जो है हम लोग इस वात्या भट्ठी में क्या डालेंगे, तो भर्जित अयस्क के साथ कोक और चूना पत्थर मिलाएंगे। तो भर्जित अयस्क, कोक और चूना पत्थर को 8:4:1 में मिलाना है। हम लोग सैद्धांतिक रूप से पढ़ रहे हैं, यहां क्या लिखेंगे कि भर्जित अयस्क, कोक तथा चूना पत्थर को 8:4:1 में मिलाकर वात्या भट्ठी में डाला जाता है। वात्या भट्ठी में क्या है, तो यहां देखेंगे कि वात्या भट्ठी में गर्म हवा नीचे से जाती है। तो यह जब ज्यों-ज्यों ऊपर की ओर जाती है इसका तापमान 1600 डिग्री सी से घटकर 400 डिग्री सी तक आ जाता है। और इस दौरान ही यहां पर जब हम डालते हैं भर्जित अयस्क, कोक और चूना पत्थर के मिश्रण को, तो यह जो क्रिया है यहां पर प्रगलन की क्रिया संपन्न होती है। कैसे होती है, देखिए सबसे पहले यहां पर 3 कार्य होते हैं, जिन तीनों के लिए अलग अलग क्षेत्र कहा जाता है। अलग अलग ताप परास में 3 अलग अलग मुख्य अभिक्रियाएं होती हैं। इसी के लिए इन तीनों को हमने क्लासिफाइड कर दिया है। सबसे पहले कि यहां पर जो उपस्थित कार्बन होते हैं, जो गर्म हवा का इसके तलहटी में जो कार्बन है वह गर्म हवा से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, क्योंकि यहां का तापमान होता है लगभग 1500 डिग्री सी। अब ऊपर से जो कोक का कण नीचे आ रहा है वह इस कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। पहली चीज, यह क्रिया जहां होती है वहां का ताप लगभग होता है 1500 डिग्री सी, और इसे हम लोग दहन क्षेत्र भी कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो है दूसरा है, जहां हम देखते हैं कि क्या होता है। अब इसमें हमने कोक क्यों डाला ये तो समझ में आ रहा है। अब चूना पत्थर क्यों डाला, तो चूना पत्थर जो है यह टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यह कैल्शियम ऑक्साइड इसमें पहले से जो मिलती हुई अगलनीय अशुद्धि है, रेत है, उससे अभिक्रिया करके धातुमल का निर्माण
कर लेता है। यह क्रिया लगभग 800 से 1000 डिग्री सी के बीच होती है और इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, चूंकि यहां धातुमल का निर्माण होता है, इसे धातुमल क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए यहां पर जो है फिर क्या है, इसके बाद क्या है कि मुख्य काम हमने प्रगलन में क्या था, सबसे मेन काम है हमारा इस Fe2O3 से हमें Fe को प्राप्त करना है। तो अब यह कार्य जो है लगभग 400 से 700 डिग्री सी पर ऊपर ही होने लगता है। यहां क्या होता है, तो यहां पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऊपर गया वह फेरिक ऑक्साइड को पहले फेरस ऑक्साइड में बदलता है और शेष फेरस ऑक्साइड को लोहा में बदल देता है। लेकिन इसमें ढेर सारी अशुद्धियां रहती हैं और इसे हम लोग स्पंजी लोहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देखेंगे हम लोग क्या कहा हमने कि प्रगलन की क्रिया के दौरान भर्जित अयस्क कोक तथा चूना पत्थर को 8:4:1 में मिलाकर वात्या भट्ठी में डाला जाता है। वात्या भट्ठी में क्या होता है कि वात्या भट्ठी में जो है निम्नांकित अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहला दहन क्षेत्र, इस क्षेत्र में लगभग 1500 डिग्री सी ताप पर कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। जो प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड है तो यह गर्म है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर से आने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड से ऊपर से आने वाले कोक के कण से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो यह क्षेत्र, यह जो क्रिया होती है इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसे कहते हैं दहन क्षेत्र। इसके बाद दूसरा क्या होता है, तो जब ऊपर थोड़ा जाते हैं तो वहां पर जो हमने चूना पत्थर डाला था वह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड रेत से सिलिका से अभिक्रिया करके धातुमल बना लेता है। इस क्षेत्र को हम लोग धातुमल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो है यहां पर क्या होता है, यहां पर जो फेरिक ऑक्साइड है उस कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है और यह फेरस ऑक्साइड अवकृत होकर के हमें लोहा प्रदान करता है। इस लोहा को हम लोग स्पंजी लोहा कहते हैं। इसमें कई अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इन्हें क्या करते हैं, जब ये अशुद्धियां हमें प्राप्त होती हैं फिर नीचे की तरफ आती है। अब देखिए जरा वात्या भट्ठी का स्ट्रक्चर, अब ये नीचे की तरफ आती है तो जो धातुमल होता है ये हल्का होता है और जो लोहा है, जो हमारे पास स्पंजी लोहा है जिसे हम कच्चा लोहा भी कह सकते हैं, तो यह लोहा जब नीचे आता है तो लोहा का कण होता है भारी और इसके ऊपर तैरता रहता है धातुमल, जो कि एक तरह से इसके लिए पॉजिटिव काम करता है, इसे ऑक्सीकृत होने से रोक देता है। तो यह धातुमल और यहां पर रहा हमारा कच्चा लोहा। इस कच्चे लोहे को से ऊपर धातुमल की नली होती है, यहां कच्चा लोहा होता है, इसे यहां से निकाल लेते हैं और इसको निकालने के बाद हम लोहे की प्राप्ति करते हैं कि किस तरह का लोहा हमें चाहिए। अब देखिए लोहे कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ लिया हमने कच्चा लोहा। इसके बाद एक चौथा स्टेप हमारा होगा कि ढलवां लोहे की प्राप्ति। ढलवां लोहा क्या है, जरा ये देखिए हम लोग। ढलवां लोहा जिसे अंग्रेजी में हम लोग कास्ट आयरन कहते हैं। कास्ट आयरन क्या होता है और इसको समझिए। यह कास्ट आयरन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो यह कच्चा लोहा है इसमें ढेर सारी अशुद्धियां होती है, लगभग 5% तक अशुद्धियां होती है। तो फिर से इन्हें क्या किया जाता है, उबाल लिया जाता है, फिर से इन्हें लिक्विफाइड किया जाता है और उस लिक्विड को सांचे में ढाल दिया जाता है। इस प्रकार जो लोहा प्राप्त होता है, इस लोहा को हम लोग ढलवां लोहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह तो बात आ गई, यह लोहा जो है ढलवां लोहा है। अब इसके बाद क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लोहे के शुद्ध रूप कौन कौन से हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोहे के रूप की हम चर्चा करें तो लोहे का जो है सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, इसे हम लोग पिटवा लोहा कहते हैं। जो हमारा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पिटवा लोहा। तो हमारे पास लोहे के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। कौन कौन से हैं ये देखें। सबसे पहला यह है हमारा ढलवां लोहा। यह लोहे का सबसे अशुद्ध रूप है जिसे बूंदी लोहा भी कहा जाता है। यह आघात वर्धनीय नहीं होता है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको कास्ट आयरन। ढलवां लोहा यह आघात वर्धनीय नहीं होता है। यदि आपने देखा होगा किसी चापाकल का हैंडल वगैरह जो होता है, जो किसी सांचे में ढालकर बनाया जाता है, ये सब ढलवां लोहा से बना होता है। ठीक है, और इसमें जो अशुद्धि होती है वह 2.0 से लेकर 2.5% तक होती है।
दूसरा हमारा है लोहे का सबसे शुद्ध रूप, जिसे हम लोग कहते हैं पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो होता है यह सबसे शुद्ध रूप होता है, जिसमें अशुद्धि होती है लगभग 0.25%। ये इसमें अशुद्धि की बात कर रहा है। और इस अशुद्धि में होता क्या है, तो कार्बन, और कार्बन के साथ थोड़ा सा मैग्नीज, आर्सेनिक, फास्फोरस। इसके बाद देखिए लोहे का सबसे अशुद्ध रूप ढलवा लोहा, सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा, और सबसे मजबूत जो हमारे पास है उसे हम लोग कहते हैं इस्पात, अंग्रेजी में कहते हैं स्टील। इसमें जो अशुद्धि होती है वह होती है 0.75% से लेकर के 1.00% तक। यहां पर जो है कार्बन और अन्य अशुद्धियां पाई जा सकती है। अब हमारा जो यह इस्पात है यह कई कार्यों में यूज होता है। आप देखेंगे इस इस्पात का हमारे आसपास ढेर सारा यूज है, जैसे कि पुल के निर्माण में, रेल की पटरियों के निर्माण में, इन सब। तो इनका जो निर्माण होता है उसमें अलग अलग क्वालिटी के इस्पात को प्राप्त करने के लिए हम अलग अलग प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रकार यह हमारा लोहे का निष्कर्षण होता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से मैं आपको बता दूं, इन शॉर्ट सबसे पहला काम लोहे के निष्कर्षण के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, वहां हम लोग लिखेंगे कि लोहे के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से करेंगे। इसके बाद जो हमारा चरण शुरू होगा इसमें सबसे पहला लिखेंगे सांद्रण। सांद्रण के बाद, सांद्रण में क्या करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा करेंगे। इसके बाद भर्जन, भर्जन के बाद प्रगलन, और प्रगलन के बाद लास्ट में हमें ढलवा लोहा प्राप्त करना है। इस प्रकार हम लोग लोहे का निष्कर्षण कर सकते हैं।